दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में यानी आज के इस क्लास में हम 6 फरवरी 2026 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। आपको मालूम है, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर यह सीरीज केंद्रित है और तमाम जानकारी बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित एकदम विस्तार में हम आपको देते हैं और आज वाले क्लास में भी हम यहाँ पर डिटेल में चर्चाएं करेंगे। देखिए, सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पूर्व पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। देख लीजिए, प्रश्न ये था कि किस राज्य की पुलिस को जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस ध्वज यानी कि प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये 15वां पुलिस बल बना है भारत का ओवरऑल, और ये सिक्किम पुलिस इसका राइट आंसर था। हालांकि आपको एक बात ये ध्यान रखना है, सबसे पहले ये सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है। अच्छा, बिहार पुलिस को अब तक ये नहीं मिला है, ये 15वां होगा। आप ये भी ध्यान रखिए, हमने विस्तार में जब डिटेल में चर्चा किया था तो ये चीजें हमने आपको बताया था। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके समक्ष बिहार बजट के संदर्भ में है। ध्यान दीजिए, बिहार के वित्त मंत्री जो वर्तमान में विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक चीज यहां पर यह ध्यान रखिएगा, जो बजट की वास्तव में हम बात कर रहे हैं, ये 2026-27 वित्तीय वर्ष का ये बजट है, यहां पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में जो कथन आपको दिए गए हैं, सारे कथनों को ध्यान से देखिए। अब यहां पर ये बड़ा स्वरूप, प्रश्न का ये बड़ा स्वरूप जो आप देख रहे हैं, इसको देख के डरना नहीं है, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस ये आंकड़े वाले प्रश्न है। ये पूछा गया वास्तव में कि बजट जो है, विकल्प जब आप देख रहे हैं तो इसमें से ये वाला सही होगा। मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है कितने का बजट पेश किया है, 3,47,589 करोड़, या फिर बोल सकते हैं 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30,000 जो करोड़ रुपया अधिक है। जो पिछला वित्त वर्ष था, ये 3.17 लाख करोड़ का बजट था। उस समय बिहार के जो वित्त मंत्री थे वो सम्राट चौधरी थे। हालांकि सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार में उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन वास्तव में जो राइट आंसर है वो ये वाला है। लेकिन जब अन्य दो विकल्प यहां पर नीचे आप देखेंगे कि बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये वाला तो हास्यास्पद है, ये भी गलत है कि बिहार सरकार बजट पेश नहीं करती है। ये तो आप देखते ही बोलेंगे कि गलत है। कोई भी राज्य सरकार शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मतलब संचालन करने की दिशा में मतलब बजट पेश करती है, जनरली ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा, एक सवाल बजट से संबंधित ये भी पूछा गया है कि बिहार सरकार ने, बीपीएससी में पूछा गया है कि ग्रीन बजट सबसे पहले किस वित्त वर्ष में पेश किया था। अच्छा, ये चीजें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और जो वो बजट था वो पेश किया गया था सुशील कुमार मोदी द्वारा। आपको वित्तीय वर्ष मुझे बताना है किस वित्तीय वर्ष में, ये चीजें हम कई बार डिस्कस किए हैं, तो उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आप पे हम छोड़ रहे हैं। दोस्तों, बिहार बजट जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हाल ही में हमने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का जो 20वां रिपोर्ट जारी हुआ था, उसको लेकर डिटेल में जानकारी हमने एक वीडियो के माध्यम से दिया था। तो बिहार बजट के भी संदर्भ में जानकारी हम स्पेशल वीडियो के माध्यम से देंगे। फिलहाल एक प्रश्न के रूप में जो पूछा गया कितने का बजट पेश हुआ, बस फिलहाल इस प्रश्न में इतनी ही जानकारी ध्यान रखिए। चलिए हम सीधे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। बिहार बजट का एक वीडियो आपको मिलेगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम जल्द आपके बीच लेकर आएंगे। चलिए, यहां पर दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा 551 करोड़ रुपए की आधुनिक सीवरेज परियोजना किस नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य गया जी में फरवरी 2026 में शुरू किया गया है। वास्तव में यह नदी का नाम पूछा गया है, और जब यहां पर गया जी या फिर बोध गया का नाम आ गया, तो ऐसे में नदियों का नाम को देख के आप थोड़ा हिंट तो ले सकते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि फल्गु नदी में, जिसे कि पहले निरंजना नदी कहा जाता था। दोस्तों, गया जी में, यानी कि यहां पर इसका पहले नाम था गया, अब नाम हो गया गया जी। तो गया जी में फल्गु नदी को स्वच्छ बनाने और प्रदूषण मुक्त करने के लिए 551 करोड़ रुपए की एक आधुनिक सीवरेज प्रणाली शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा शुरू हुई है। इसके तहत ये जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, 2 लाइन बनाई जाएगी जो कि शहरों के सभी नालों और नालियों को मतलब कि जोड़कर गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकेगा। और यह पहल फल्गु नदी के प्रदूषण को रोकने और शहरी जल जमाव की समस्या को हल करने के लिए डिजाइन की गई है। वास्तव
में मुख्य उद्देश्य ये है प्रदूषण को रोकना, और इसी के लिए अभी ये प्रणाली या फिर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। दोस्तों, फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है, ये बिहार के गया जी में एक अत्यंत ही पवित्र नदी है। क्योंकि पवित्र कहने का रीजन यहाँ पर यह है, ये हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, हमने हालांकि लिखा भी है, जो फल्गु नदी की हम बात कर रहे हैं, तो यह नदी जो है बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है, प्राचीन भारतीय इतिहास में जब आप धर्म वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये महत्वपूर्ण है, सवाल यहाँ से बारंबार एग्जाम में बने हैं, तो आपको ये देखने को मिलता है कि बौद्ध गया के आसपास का जो क्षेत्र है वो गौतम बुद्ध की एक प्रकार से तप स्थली से जुड़ी हुई है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति वहीं पर इन्हें फल्गु यानी कि निरंजना नदी के तट पर हुई थी बैसाख पूर्णिमा की रात को। अब ये ध्यान रखिएगा, जब ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई तो उसके बाद वो बुद्ध कहलाए थे, इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर दूसरी ओर गया की बात करें, जिसे अब गया जी कहा जा रहा है, तो बिहार का एक प्रमुख धार्मिक नगर है, और ये जो है पितृपक्ष पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपको मालूम है, यहाँ पर मतलब जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा की शांति को लेकर पिंडदान किया जाता है, और ये जगह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और ये चीज़ों से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। अभी गया जी को लेकर ये सारी बातें तो याद आप रखे ही रखिए, लेकिन कुछ जानकारी और हम आपको देंगे। अभी हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है, फरवरी 2025 में गया जी के आसपास का क्षेत्र का 300 वर्ष पुरानी जो स्टोन आर्ट है, जो पत्थर कट्टी कला है, उसे जीआई टैग मिला था फरवरी 2025 में। और मेरे दृष्टिकोण से जो मेरे पास जानकारी है, जो ऑथेंटिक है, मतलब यहाँ पर ये 13वां उत्पाद आप बोल सकते हैं बिहार का है जिसे जीआई टैग मिला है, क्योंकि कई सारे उत्पाद को लेकर फेक जानकारी इंटरनेट पर है, वो प्रोसेस में है, फिलहाल अब तक नहीं दिया गया है। ये जो सूची आप देख रहे हैं, ये वैसे उत्पादों की सूची है जिसे जीआई टैग मिला है वास्तव में बिहार से, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अभी एक जानकारी ये भी ध्यान रखिए, अगर हम कृषि कैटेगरी में जीआई टैग की बात करें तो मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला था। पहले इसका नाम बिहार मखाना दिया गया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित किया गया। अब ये हम इसलिए आपको बतला रहे हैं कि मखाना उत्पादन में जो बिहार का दबदबा है वो पूरी दुनिया में बचता है। देखिए, मखाना उत्पादन में आप देखेंगे तो एक प्रकार से आप ये जान लीजिए कि समूचे विश्व में जो इस समय मखाना का एक्सपोर्ट हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसमें 80% जो मांग है वो भारत पूरा करता है। मतलब वैश्विक मांग का 80% भारत पूरा करता है, और उस 80% में से 90% जो हिस्सेदारी है वो बिहार का है। मतलब बिहार राज्य का दबदबा सबसे अधिक है, 90% से अधिक योगदान देता है। और प्रमुख जिले मखाना उत्पादन में जो अग्रणी है बिहार में, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, ये सभी। मिथिला मखाना को 20 अगस्त 2022 को जीआई टैग मिला था। ये चीजें हम मतलब चर्चाएं कर चुके हैं, और ये आपको ध्यान रखना है, वो वैसे उत्पाद है कृषि से जुड़े हुए, मतलब 6 उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला है, मूलतः बिहार से संबंधित उत्पादों की हम बात कर रहे हैं। अब बौद्ध धर्म की बात हो रही है, तो बौद्ध धर्म में अभी हमने चर्चा किया बौद्ध गया का, जहां पर पीपल या फिर बौद्धि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ये बतला दे कि महाबोधि मंदिर परिषद जो है अब विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को का। बिहार में यूनेस्को के 2 विश्व धरोहर स्थल है, एक तो नालंदा महाविहार और ये महाबोधि मंदिर परिसर। 2002 और 2016 में मान्यता मिला है। बिहार में 2 स्थल है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम तीर्थ स्थल जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, जैसे कि लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया जो कि बौद्ध धर्म में से धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना देह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की घटना कहा गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। बौद्ध सम्मेलन से भी सवाल बनते हैं, बारंबार यहां से सवाल बने हैं, आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। हम चर्चाएं कई बार कर चुके हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किन 2 आर्द्र भूमियों को यानी कि वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिससे अब इसकी संख्या बढ़कर 98 हो गई है। अभी रामसर सूची में जो इजाफा हुआ है, उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का, बिहार का नहीं, और दूसरा गुजरात का छारी ढांड। अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा,
पटना पक्षी अभयारण्य इसका नाम क्यों है, बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में है। इसकी जानकारी मेरे भी पास नहीं है, अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लेकिन ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो इन दोनों को इसमें शामिल किया गया। अब इसकी जो संख्या है ये बढ़कर हो गई है कितनी, तो 98 हो गई है। और वही सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक का एटा जिले से संबंधित है, दूसरा जो है गुजरात के कच्छ से। तो उस मतलब कुछ समय पहले हमने ये जानकारी दिया था कि 96 रामसर साइट बिहार में है, जो कि राजस्थान का जो खास करके अलवर जिला स्थित सिलिसेट झील है, इसको 96 मतलब रामसर साइट के रूप में मान्यता दिया गया था पिछले साल 2025 में। लेकिन अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी संख्या में इजाफा हुआ, ये दोनों जो इसमें शामिल हुआ, इसके साथ ही अब इसकी संख्या 98 हो गई है। फरवरी 2025 तक के आंकड़ों में देखें तो सबसे अधिक तमिलनाडु में है 20, और वही दूसरी ओर ये जरूर ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये जो 98 रामसर साइट है ये 1.36 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये इसके क्षेत्रफल है। वास्तव में सवाल यहां से भी अराइज हो सकते हैं। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा, रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती है, वैसी आर्द्र भूमि जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मान्यता मिलती है उसके संरक्षण को लेकर। 2 फरवरी 1971 को रामसर एक जगह ईरान में, मतलब यहां पर रामसर कन्वेंशन के तहत यह समझौता हुआ था, और इसी के तहत जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड साइट है, उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व को लेकर इस सूची में शामिल किया जाता है। और परिणाम स्वरूप यह जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि यही तिथि को 2 फरवरी को वेटलैंड डे या फिर आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पर जो हम बात कर रहे थे राजस्थान के सिलिसेट झील की, तो अभी हाल ही में राजस्थान की ये 5वीं रामसर साइट बनी है। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण है ये 19वीं शताब्दी में 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर बिहार को लेकर भी बतला दीजिए कि बिहार में कितने रामसर साइट है। दोस्तों कुछ समय पहले तक बिहार में केवल एक ही रामसर साइट था। 2020 में बेगूसराय जिले का कांवर झील को मान्यता दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में इसमें लगातार इजाफा हुआ है। अब बिहार में इसकी संख्या बढ़कर हो चुकी है 6। आप ध्यान रखिए कि पिछले साल इसमें कई बदलाव हुए हैं। 2023 में यहां पर आप लोग सुधार कीजिएगा, 2024 होगा। 2020 में तो कांवर झील, लेकिन 2024 में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को 2024 में, फिर 2025 में 2 और जगह इसमें शामिल हुआ। एक तो यहां पर आपको ध्यान रखना बक्सर का गोकुल जलाशय और पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील सितंबर 2025 में, और फिर रिसेंटली इसमें आपको यह ध्यान रखना है अक्टूबर महीने में कटिहार का गोगाबिल झील जो है इसमें शामिल किया गया। अब ये आप बोल सकते हैं कि बिहार में रामसर साइट्स की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो चुकी है, बढ़कर 6 हो चुकी है। बिहार में रामसर साइट्स की संख्या काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पक्षी जो आप देख रहे हैं प्यारे से पक्षी, इसका नाम क्या है, तो गौरैया है। विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, इस साल की थीम क्या है, तो प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि, ये इसका थीम है। चलिए, अब यहां पर आप लोग जानते हैं कि तमाम जो हमारे स्टडी मटेरियल होते हैं करंट अफेयर्स के, उसके लिए आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाइए, ये वाला ऐप का लोगो है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर तमाम मटेरियल आपको मिल जाएंगे। और अभी जो रिसेंटली एक जो वार्षिकांक संस्करण करंट अफेयर्स का बिहार स्पेशल का हमारा लॉन्च हुआ है, आप वहां से इसे प्राप्त कर पाएंगे। ये प्रिंटेबल है, इसे प्रिंट करिए, एकदम बुक वाली फील आएगी, और दूसरे सोर्स पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यहां से तैयारी आपकी बेहतर होगी, ये हमारा आपसे वादा है। हजारों छात्र एप्लीकेशन पे हैं, आप वहां पर मतलब हमारे समूह में, हमारे परिवार में शामिल होकर प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पे, पंचायत उन्नति सूचकांक, मतलब ये सूचकांक, ये इंडेक्स अभी हाल ही में आया है। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत इसमें शीर्ष पर रहा है। देखिए, त्रिपुरा का ग्राम पंचायत या फिर त्रिपुरा का इसमें दबदबा रहा है। इसमें अगर शीर्ष स्थान पूछा गया है तो आप ध्यान रखिए, त्रिपुरा में एक जगह सिपा हिजला, यहीं का जो जुगल किशोर नगर है, ये आपको ध्यान रखना, इसमें इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत उन्नति सूचकांक जो कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रमुख सांख्यिकी उपकरण है, या फिर आप बोल सकते हैं एक प्रकार से ये आकलन करता है कि मतलब कौन सा
राज्य जो है, मतलब कौन सा राज्य या फिर कौन सा पंचायत वो चीजों को, जैसे कि यहाँ पर 9 आयाम इसके दिए गए हैं, जो 9 विषय दिए गए हैं, जैसे कि इसमें बेहतर कार्य को लेकर ये रैंकिंग में उसे शीर्ष स्थान दिया जाता है। इसमें 9 विषयों में गरीबी मुक्त स्वास्थ्य, बाल हितैषी, पानी की पर्याप्तता, स्वच्छ और हरित, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित, सुशासन और साथ ही साथ महिला हितैषी, मतलब ये सारे वो आधार है, वो आयाम है जिसका प्रदर्शन के आधार पर ये आकलन होता है और ये रैंकिंग दी जाती है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो रैंकिंग है ये वर्ष 2030 तक की आत्मनिर्भर और विकसित भारत की स्थानीयकरण को लेकर ये रैंकिंग दी जाती है, ताकि विकास की जो कड़ी है उसे मतलब छुआ जा सके और देश डेवलप हो सके। क्योंकि पंचायत गांव जब विकास करेगा तभी तो देश विकास करेगा, तो ये चीज ध्यान रखिए। अभी हाल ही में त्रिपुरा की ग्राम पंचायत का जो दबदबा रहा है, इसमें प्रथम, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर ये त्रिपुरा के ही हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो पंचायत को लेकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज और, यहाँ पर दूसरा को लेकर जानकारी हमारे पास नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें कहीं भी नहीं मिला। लेकिन ये त्रिपुरा को लेकर प्रथम, तृतीय और चतुर्थ को लेकर ये जानकारी है। अगर आप सभी को मालूम है तो जरूर लिखिएगा, अन्यथा मैं ढूंढ के इसको मैं PDF में आपको अपडेट करके जरूर दे दूंगा। तो ये चीजें याद आपको रखनी पड़ेगी विशेष रूप से इस तरह के रैंकिंग को। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? अच्छा, हम आपको बतला चुके हैं, पटना सबसे समृद्ध, यानी कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, 1,31,332। ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय जो यहां पर बात कर रहे हैं ये वार्षिक आय की बात हो रही है, तो सबसे समृद्ध जो जिला है वो पटना है। हालांकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर एक स्पेशल जो वीडियो हमने दिया है, मुझे लगता है कि आप अब तक आप उस वीडियो को देख चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं भी देखे हैं तो ये वन लाइनर फॉर्मेट में वही चीजों को आपके बीच हमने रखा है। पहली बार 6-7 में बजट पेश किया गया था, सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री थे, और ये बजट नहीं बल्कि हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये 20वां संस्करण है और ये विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा जारी किया गया। अच्छा, अभी प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे थे ना, तो उसको जरा देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय में सबसे मतलब इस आधार पर सबसे समृद्ध जिला पटना है, 1,31,000 से अधिक है। सबसे गरीब जिला जो है शिवहर है, तकरीबन 18,000 से थोड़ा अधिक यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, तमाम बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। अपने आप में सभी पॉइंट एक प्रश्न है, कोई भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है यहां से, किसी को भी हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए, अब यहां पर यही वो वीडियो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का जो आपको देखना है। अगर किन्हीं का छूटा हुआ है, अभी तक नहीं देख पाए हैं, तो इसको जरूर देखिए। निश्चित तौर पर जब आप इसे देख लेंगे तो आपको दूसरा कोई भी वीडियो इस टॉपिक का देखने की जरूरत नहीं है। इसका फ्री PDF आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में। आप वहां से निशुल्क इसको डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम पर भी यह हमने सेंड किया है, आप चाहे तो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत जगत का एक सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वोच्च पुरस्कार होता है, 68वां ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी का जो ग्रैमी अवार्ड है ये किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, दलाई लामा, ये 14वें दलाई लामा, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, ये 14वें दलाई लामा जिनका मूल नाम तेंजिंग ग्यात्सो है, इन्होंने अपने नाम किया है। और यहाँ पर इन्हें तस्वीर में आप देख सकते हैं, और वही जानकारी यहाँ पर लिखा गया कि बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव्स और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में जो 68वां ग्रैमी पुरस्कार है ये तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा यानी कि तेंजिंग ग्यात्सो को मतलब दिया गया, या फिर उन्होंने ही ये जीता है। अब यहां पर अगर बात करेंगे उन्हें यह अवार्ड क्यों मिला है, तो ये जानकारी यहां पर आपके बीच हमने रखा है। इसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो उन्हें मिला है, उन्हें अपने स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, ये इसके लिए मतलब 90 वर्ष की आयु में उन्हें यह सम्मान मिला है। और दोस्तों यह पहली बार है जब किसी आध्यात्मिक गुरु को इस श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और यह एल्बम जो उनकी है ये करुणा, शांति करुणा और माइंडफुलनेस पर केंद्रित है, जिसमें दलाई लामा के विचारों के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी उपयोग किया गया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी हम दे रहे हैं। इस कैटेगरी में
में जो इनकी प्रतिद्वंदी थी ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केतनजी ब्राउन थी, जिन्होंने मतलब जिन्हें पछाड़कर ये पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किया। अब दोस्तों केतनजी जैक्सन ब्राउन या फिर केतनजी ब्राउन जैक्सन, इसको लेकर चर्चाएं एक बार पहले भी हम कर चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा, हालांकि हमने लिख भी दिया है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में ये आपको ध्यान रखना नियुक्त होने वाली पहली और श्वेत महिला न्यायाधीश हैं। कुछ समय पहले आई थिंक पिछले ही साल ये जानकारी हमने आपको दिया है, मुझे पढ़ाया हुआ मतलब ध्यान है कि ये चीजें हमने आपको पढ़ाया है। केतनजी ब्राउन जैक्सन पहली और श्वेत महिला न्यायाधीश, ये अमेरिका की है। चलिए इतनी बातें ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पे जाने से पहले, क्योंकि बात हम यहां पर दलाई लामा की कर रहे हैं, तो कुछ समय पहले 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा को ही मिला था, गोल्ड मरकरी अवार्ड। इसके अतिरिक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, पॉली उमरीगर, महाराष्ट्र भूषण, होलबर्ग एबेल, सरस्वती सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये सभी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 2025 को लेकर ये अपडेटेड डेटा है पिछले साल का, ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक और सवाल है ग्रैमी पुरस्कार से कि इसमें यह 2026 वाले संस्करण में बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग का प्रतिष्ठित पुरस्कार किस कलाकार और गीत को प्रदान किया गया। अब देखिएगा, ये जो पुरस्कार है बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग श्रेणी में, ये पुरस्कार मिला लेडी गागा की आबरा का डाबरा को। आबरा का डाबरा इसको मिला है, इस संगीत को या फिर इस गीत को मिला है आबरा का डाबरा। मतलब यहां पर देख रहे हैं आबरा का डाबरा, इसके मतलब यहां पर अगर हम कलाकार की बात करें तो लेडी गागा। हालांकि 68वें ग्रैमी पुरस्कार को लेकर जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो ये ध्यान रखें संगीत की दुनिया का, मैंने पहले भी बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं, संगीत की दुनिया का ये सर्वोच्च सम्मान है और इसमें बहुत सारे नाम है। जगह के अभाव में यहां पर हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है वो चीजें अभी आपके बीच हमने रखा है। सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, हालांकि इसके अतिरिक्त आपको पूरी जानकारी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। फिलहाल यहां पर ये जो अन्य कैटेगरी आपको दिख रही है इसे ध्यान रखिएगा। अभी सवाल में जो आपको पूछा गया था यही वाला था, बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग लेडी गागा की आबरा का डाबरा। ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, कैटेगरी याद रखिएगा, बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग आबरा खडाबरा। चलिए अब यहां पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा स्क्रीनशॉट लेने की वैसे जरूरत है नहीं। आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे हर दिन आपको पीडीएफ अपडेट होती है। नोट्स तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो समय आप उसको पढ़ने में दीजिए और सारे नोट्स को संभाल के एक फोल्डर में रखिए, गूगल ड्राइव पे सेव कीजिए और उसे पढ़िए। उसको मतलब पढ़ने से बार बार क्या होता है कि चीजें रिवाइज होती जाती है, और जब मंथ के एंड में हम आपको मंथली नोट्स देते हैं और उसको पढ़िए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे हाईलाइट कीजिए, और एग्जाम के समय जब हाईलाइट किया हुआ रहेगा तो रिवीजन जब आप देंगे कम समय में तो वो चीजें बहुत आपको हेल्प करेगा। तो नोट्स तैयार करने से विशेष रूप से अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो मेरे कहने पे इतना कीजिए, बहुत मजा आएगा, और जो आपको समय बचे वो अन्य सब्जेक्ट पर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा छोटे व्यवसायों के डिजिटल सशक्तिकरण हेतु हाल ही में लॉन्च किया गया पिल्लो एआई किस प्रकार का एप्लीकेशन है। अच्छा, अभी छोटे व्यवसायों को लेकर डिजिटल सशक्तिकरण हेतु ये आंध्र प्रदेश सरकार ने पिल्लो एआई पहल या फिर एक ऐप लॉन्च किया है। अब सवाल देखिए हमने किस प्रकार से आपको पूछा है, ये किस प्रकार का एप्लीकेशन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग और बिलिंग ऐप है, जो भी छोटे व्यवसाय को डिजिटल करने की उद्देश्य से अभी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसे लाया गया है। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, अमरावती में जो राजधानी है यहाँ पर सचिवालय में इसका उद्घाटन किया पिल्लो एआई का। दोस्तों ये एक वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग बिलिंग एप्लीकेशन है। लेकिन दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो कुछ चीजें हम यहाँ पर आपको बतलाएंगे, थोड़ा सा समय लेंगे। यह भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। आप आंध्र प्रदेश की स्थिति को ये देख लीजिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश है, यहां से ऐसे ये आंध्र प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश की चूंकि हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं तो इसकी जो राजधानी है वो वर्तमान में अमरावती है, लेकिन शुरू से अमरावती नहीं थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना से या फिर तेलंगाना के अलग होने के बाद हैदराबाद को 10 साल की अवधि के लिए यानी कि 2024 तक के लिए सम्मिलित राजधानी बनाया गया था। 2024 के बाद
आपको ध्यान रखना है कि अब जो राजधानी है वो अमरावती बनी है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अमरावती जो है ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार विभिन्न शहरों को लेकर ये सवाल पूछा जाता है। एक तो बीपीएससी में मुझे याद आ रहा है सीन नदी के बारे में पूछा गया है, तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरह के कई सारे सवाल होते हैं जो बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था, और तब जब राज्य का विभाजन हुआ तो ये वाला जो क्षेत्र है वो तेलंगाना का है। अब तेलंगाना के पास कोई भी समुद्री तट नहीं है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर, ये हिंद महासागर का ही भाग है। ये भारत का पश्चिमी भाग है, ये जरूर ध्यान रखिए। इधर ही पश्चिमी तट आता है, और ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। दोस्तों ये सब चीजें तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में एक जानकारी ये भी खबरों में रही है, जो अरावली रेंज की हम बात कर रहे हैं। तो अरावली रेंज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। और अरावली रेंज को लेकर हमने जानकारी आपको दिया था, इसको डिटेल में हमने आपके बीच रखा है, ये चीजें आपको मालूम होगी। जो 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ है, मतलब उसी को सिर्फ इसका भाग माना जाएगा, ऐसी कुछ बातें सामने आई थी जिस पर विवाद हुआ। खास करके यहां पर अब इस पर रोक लगा दी है सरकार ने। तो ये 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। चलिए इतनी बातें ध्यान रखिए, चलते हम यहां पर अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में आयोजित अग्नि परीक्षा नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन बलों द्वारा और कहां पर आयोजित किया गया? तो ये देखिए ये आयोजित हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ये भारतीय सेना और आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा। अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा, इसमें आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सियांग जिले के सिगार में यह भारतीय सेना की स्फीयर कोर और आईटीबीपी द्वारा यह आयोजित किया गया है 19 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक। यह प्रश्न छूट गया था, इंपॉर्टेंट था, इस वजह से यहां पर हमने आज वाले क्लास में शामिल किया। अब सवाल यहां पर इतना में ही खत्म नहीं होता है, अब उद्देश्य इसका समझिएगा, क्या है इसका उद्देश्य। इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है, ये गैर तोपखाना सैनिकों को तोप खाना यानी कि आर्टिलरी प्रक्रियाओं या फिर गोलीबारी समन्वय और लाइव फायरिंग की एक प्रकार से प्रशिक्षण देना, जो विशेष रूप से तोप खाना से संबंधित नहीं है, तो उस तरह के सैनिकों को, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी तालमेल बढ़ाया जा सके। और इस तरह का जो पहल है, इस तरह का जो संयुक्त अभ्यास है, ये पहली बार भारत में हुआ जिसमें तोप खाना के अलावा अन्य बलों को सीधे आर्टिलरी फायरिंग में शामिल किया गया है। देख रहे हैं, गैर तोप खाना सैनिकों, विशेष रूप से जो इसमें सम्मिलित नहीं है, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। ये जो राज्य है ये आपको ध्यान रखना, 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो असम और एक नागालैंड। अब यहां पर जो भारत वाला मैप हमने आपको दिखलाया था, बात हम अरुणाचल प्रदेश की कर रहे हैं, तो ये देख लीजिए येलो में ये असम, और इधर आप देखेंगे तो नागालैंड, मतलब ये दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर देशों की, तो भूटान, चाइना जो कि तिब्बत क्षेत्र जो है चाइना के अधीन, वो और म्यांमार, 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2026 को संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजाब के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा आदमपुर किया है? अब ये ध्यान रखिए, घोषणा अभी हुई है और इसका राइट आंसर होगा जालंधर आदमपुर हवाई अड्डा, मतलब इसी का नाम परिवर्तित करने को लेकर बात कही गई है। वो सारी जानकारी, अच्छा यहां पर, अच्छा इस प्रश्न में इतनी जानकारी है, बस उतना डिटेल में जाने की जरूरत है भी नहीं, बस नाम जिसका बदला गया वो ध्यान रखिए किस अवसर पर, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसके द्वारा, तो ये भी जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है कि 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? खंजर जो अभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है अभी असम में मीसामारी सोनितपुर में, ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। ये दोस्तों द्विपक्षीय अभ्यास है, ऐसे इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। द्विपक्षीय अभ्यास करने मतलब यह है कि बारी बारी से दोनों देशों में, एक बार भारत में और दूसरी बार किर्गिस्तान में। अब ये 13वां संस्करण अभी हाल ही में 4 फरवरी से शुरू हुई है, 17 फरवरी तक ये आयोजित होगा। और ये बायलैटरल एक्सरसाइज यानी कि द्विपक्षीय अभ्यास को लेकर जानकारी है, और ये आपको हर हाल में मुंह जबानी याद होनी चाहिए। यहां से सवाल बार बार पूछे गए हैं, जैसे आप देख लीजिए, संप्रीति, मित्र शक्ति, मैत्री व्यायाम, वज्र प्रहार, नवडिक एलिफेंट,
खंजर, गरुड़ शक्ति, समुद्र लक्ष्मण, उसका धर्म गार्जन, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। हाल ही में 5 से 6 फरवरी 2026 को छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 निम्नलिखित में से कहां और किस संस्था द्वारा आयोजित हुआ? ये इसका छठा संस्करण है नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट का। ये मुंबई में इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा यानी कि इम्मा द्वारा यहां पर आयोजित हुआ है मुंबई में। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। ये रहा आज के इस सेशन का सवाल, जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और ध्यान रखिए, प्रयास कीजिए कि डिटेल में सभी चीज़ आपको लिखना है। और एक बात और, तमाम जो हमारे स्टडी मटेरियल है उसके लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, एडीओ, 72वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी मुख्य परीक्षा या फिर बिहार के किसी भी अन्य एग्जाम की करेंट अफेयर्स को लेकर ये बैच है। और ये तमाम चीज़ें जब आप परचेज करेंगे तो ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। पहली बार अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो 15% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जाते जाते एडीओ का टेस्ट सीरीज जो है अब 99 रुपये में महज आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर लगभग 200 टेस्ट आपको मिलेंगे। घर बैठे तैयारी का बेहतरीन आकलन आपका होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।